हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण को डिफाइन करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को कैसे डिफाइन करेंगे? जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित या उत्पन्न, प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसको अपन ने डिफाइन किया। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स अपने काम में आ रहा है, तो सबसे पहले तो अपन चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये अपन देखेंगे। इसके बाद अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करेंगे और फिर इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपने पास टर्म आती है, वो आती है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको अपन फाई बी से डिनोट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसे चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों? अदिश राशि। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, जिसको अपन WB से डिनोट करेंगे, और इसका जो CGS मात्रक होता है बच्चों वो होता है मैक्सवेल। ठीक है,
और 1 वेबर बराबर होता है 10 के घात 8 मैक्सवेल। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको आना चाहिए कि 1 वेबर जो होता है वो 10 के घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन दूसरी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, और वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये बच्चों सारी एक ही चीज है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या डिफरेंस है इनमें? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या डिफरेंस हुआ बच्चों? इस पूरे पृष्ठ से, अगर इस बोर्ड को मैं पूरा पृष्ठ लेता हूं तो इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो बताएगा चुंबकीय फ्लक्स, और एकांक क्षेत्रफल मींस 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? और इसको अपन बी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों इसका जो एसआई मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, एसआई मात्रक जो होगा वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ला। दूसरा बच्चों इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं गाउस। और एक टेस्ला जो होता है बच्चों वो 10 के घात 4 गाउस के इक्विवेलेंट होता है। एक टेस्ला बराबर होता है 10 के घात 4 गाउस। अब बच्चों अपन इस चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन देखते हैं। सपोज करो बच्चों φB यानी चुंबकीय फ्लक्स φB तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B में संबंध। ध्यान दो बच्चों एक बार, सपोज करो बच्चों ये मेरे पास एक कोई पृष्ठ है और मैं इसमें एक अल्पांश क्षेत्रफल लेता हूं
इसका क्षेत्रफल बच्चों ds है, ठीक है। और ये ds वेक्टर है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सपोज करो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसके जो क्षेत्रफल अल्पांश मैंने लिया है, इसके सदिश क्षेत्रफल के बीच में जो कोण है वो थीटा है। अब आपको पता है बच्चों की सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बार की ओर होती है। सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो अपन को जो कोण लेना है, अब आपको पता है बच्चों पृष्ठ के लंबवत सदिश क्षेत्रफल होता है। तो मैं इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी इधर घटक लेता हूं, तो ये क्या बनेगा बच्चों? b cos थीटा। आपको पता है कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के घटक को अगर मैं क्षेत्रफल से गुणा कर दूं तो मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। इसलिए बच्चों अल्पांश से निर्गत या क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स d∅b इक्वल टू हो जाएगा b cos थीटा इंटू ds और ये हो जाएगा b डॉट ds, ये आ जाएगा d∅b। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये आ जाएगा बच्चों ∅b इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट ds। ये बच्चों चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन आ गया। अब इस पर बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a वेक्टर दे रखा है अपन को 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एक पृष्ठ a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर समरूप चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप टेस्ला में स्थित है, तो पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। एक पृष्ठ a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर समरूप चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप टेस्ला में स्थित है, तो पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको ये पता है कि जो ∅b होगा वो बराबर होगा b डॉट ds और यहाँ पे क्षेत्रफल को a वेक्टर से डिनोट किया गया है, तो ∅b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? b डॉट a। और बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन? i कैप और i कैप के गुणांक गुणा हो जाते हैं, j कैप तथा j कैप के गुणांक गुणा हो जाते हैं। डॉट i कैप प्लस j कैप अपन को निकालना है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 10⁻³ बराबर 5 इंटू 10⁻³ वेबर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आपको कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है? आई कैप और आई कैप के गुणांक गुणा हो जाते हैं और जे कैप और जे कैप के गुणांक गुणा हो जाते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या करेगा? आपको पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको वेक्टर फॉर्म में दे देगा, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर फॉर्म में दे देगा और उस पृष्ठ से संबद्ध आपसे चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे? ∅b इज इक्वल टू b डॉट a।
और अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, आई कैप और आई कैप के गुणा गुणा हो जाएंगे, जे कैप और जे कैप के गुणा गुणा हो जाएंगे, इसी टाइप के कैप और के कैप के हो जाएंगे। अगर है तो इसमें के कैप का फैक्टर तो है ही नहीं अपने पास, और इस टाइप से बच्चों अपन चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनेगा, नेक्स्ट टाइप का बच्चों क्वेश्चन ऐसा बनेगा, एक पृष्ठ ए बराबर 4 मीटर स्क्वायर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला में इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो कंफ्यूज होने वाली बात है वो एक है जो आपको क्लियर करनी है। आपको पता है कि फाइव इजिकल टू क्या होगा बच्चों, b इंटू डी एस इंटू कोस थीटा, डी फाइव बी या फाइव इजिकल टू बी डी एस कोस थीटा या बी एस कोस थीटा, जैसे भी आप लिखना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको करना क्या है, अब थीटा क्या लें, आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या हो। बच्चों थोड़ा सा इसको ढंग से समझना है। बच्चों जैसे ये आपके पास एक पृष्ठ है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है जो इस पृष्ठ के साथ थीटा कोण बना रही है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको पता है कौन कौन सा लेना है, आपको तो सदिश क्षेत्रफल, ध्यान दें, आपको तो क्या करना है, सदिश क्षेत्रफल और इस पृष्ठ के बीच में कोण, यानी ये ऊपर वाला कोण लेना है, ये वाला कोण लेना है। इसलिए यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ के साथ कोण दिया जाए, ध्यान देने वाली बात है ये, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ के साथ कोण दिया जाए थीटा, तो आपको थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा काम में लेना है। जैसे ये पृष्ठ है बच्चों और इस पृष्ठ के साथ ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ, लेकिन आपको तो पृष्ठ के अभिलंब और उसके बीच में कोण चाहिए, यानी ये वाला कोण चाहिए, इसलिए थीटा के स्थान पर क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ के अभिलंब के साथ कोण थीटा दिया जाए तो फिर आपको थीटा ही काम में लेना है, क्योंकि आपको जो कोण ज्ञात करना है वो चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच में ज्ञात करना है, और सदिश क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में होती है। इसलिए कोण आपको पृष्ठ के साथ नहीं चाहिए, किसके साथ चाहिए, पृष्ठ के अभिलंब के साथ चाहिए। इसलिए यदि पृष्ठ के साथ कोण दिया गया, यहां पर बच्चों पृष्ठ के साथ कोण दिया गया है, इसलिए थीटा के स्थान पर क्या काम मिलेंगे आप, 90 माइनस थीटा, अर्थात आप 60 डिग्री काम मिलेंगे। इसलिए बच्चों बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 10⁻⁻4 ds की जगह 4 इंटू कोस 60 डिग्री काम में लेंगे, और ये बनेगा 5 × 10⁻⁻4 इंटू 4 इंटू हाफ, और ये बच्चों आ गया 10 × 10⁻⁻4 या 1 × 10⁻³ वेबर। इस टाइप से बच्चों क्या करेंगे आप, चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। विशेष ध्यान देने वाली बात मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ के साथ कोण दिया जाए
तो थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा काम में लेंगे, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पृष्ठ के अभिलंब के साथ कोण दिया जाए तो वो थीटा ही काम में लिया जाएगा। अब ध्यान दें बच्चों, एक क्वेश्चन है, एन फेरों तथा ए क्षेत्रफल की एक कुंडली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, इसका परिमाण भी बी दिया हुआ है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है यदि कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करो। एन फेरों तथा ए क्षेत्रफल की एक कुंडली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। यदि कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, पहले जो फाई B1 है बच्चों, पहले जो है दिया हुआ है वो θ1 जो दिया हुआ है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ध्यान देना बच्चों, फिर से ये लंबवत आते ही अक्सर दिमाग में आता है कि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। बच्चों जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये कुंडली है, ठीक है, और ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन आपको बी और सदिश क्षेत्रफल के बीच में कोण चाहिए, और सदिश क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ के अभिलंब की ओर इधर ही आएगी। इसलिए बच्चों थीटा की वैल्यू जब लंबवत कहता है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी बच्चों, न कि 90 डिग्री होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि आपको बी और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल चाहिए, समझ में आ रहा ना, न कि पृष्ठ के साथ एंगल चाहिए। इसलिए बच्चों इस केस में θ1 की जो जगह है आपके पास पहले 0 डिग्री है, और फिर θ2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 डिग्री। तो देखो पहले जो चुंबकीय फ्लक्स φB1 है वो कितना बनेगा, n इंटू BA इंटू कोस 0 डिग्री, और बच्चों कितना हो जाएगा, NBA। इसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स φB2 क्या हो जाएगा बच्चों, NBA इंटू कोस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा NBA इंटू -1, और ये हो जाएगा माइनस का NBA, और डेल्टा φB चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा φB2 माइनस φB1, और ये हो जाएगा माइनस NBA माइनस NBA बराबर माइनस 2NBA। ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये अपन ने अभी डिस्कशन किया। अब बच्चों अपन ये देखेंगे फैराडे के प्रयोग, और फैराडे के इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उसने क्या दिए, फैराडे ने नियम दिए। तो फैराडे के प्रयोग क्या हैं अपन जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, इसकी थ्योरी अपन बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फैराडे के प्रयोग क्या हैं वो आप देखें एक बार। फैराडे के प्रयोग,
जिसमें प्रथम प्रयोग आता है प्रथम प्रयोग। बच्चों, फैराडे ने अपने प्रथम प्रयोग में क्या किया, एक कुंडली से धारामापी जोड़ा और इस कुंडली से धारामापी जोड़कर इस टाइप से उसने एक बंद परिपथ बनाया और कुंडली के अक्ष के अनुदिश एक छड़ चुंबक को गति करवाई। एक छड़ चुंबक को गति करवाई गई। ठीक है, तो क्या देखा गया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान दें बच्चों, जब ये छड़ चुंबक इस कुंडली के सापेक्ष स्थिर होती है, ध्यान से समझना, जब छड़ चुंबक कुंडली के सापेक्ष स्थिर होती है तो धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। पहला प्रेक्षण क्या देखा? जब छड़ चुंबक इस कुंडली के सापेक्ष स्थिर होती है तो धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। सेकंड प्रेक्षण, जब छड़ चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर गति कराई जाती है तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। धारामापी में क्या होता है? एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब छड़ चुंबक को के एन ध्रुव को इस कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो इस धारामापी में पुनः विक्षेप उत्पन्न होता है, परंतु विक्षेप की दिशा विपरीत प्राप्त होती है। मींस इस धारामापी में, जैसे सपोज करो कि पहले अगर इधर विक्षेप आ रहा है तो बाद में विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। फिर क्या देखा इसने कि यदि छड़ चुंबक को कुंडली की ओर या दूर तेजी से लाया जाए या तेजी से दूर ले जाया जाए, यदि छड़ चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से लाया जाए या तेजी से दूर ले जाया जाए तो धारामापी में विक्षेप के परिमाण में वृद्धि होती है। धारामापी में जो विक्षेप आता है इसके परिमाण में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है कुंडली में केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। इसी प्रकार उन्होंने और क्या किया? छड़ चुंबक को नियत रखकर जब कुंडली को छड़ चुंबक की ओर या दूर गति कराई जाती है तो भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इस प्रयोग में क्या किया, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं और इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले इनको मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। फैराडे ने एक कुंडली से धारामापी जोड़कर बंद परिपथ बनाया और एक छड़ चुंबक को इस कुंडली की अक्ष के अनुदिश गति करवाई। तो इन्होंने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। पहला जो प्रेक्षण था बच्चों क्या था कि जब छड़ चुंबक कुंडली के सापेक्ष स्थिर होती है, जब छड़ चुंबक कुंडली के सापेक्ष स्थिर होती है तो धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इससे संबद्ध फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब छड़ चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर गति कराई जाती है तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप प्राप्त होता है। जब छड़ चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। छड़ चुंबक को कुंडली की ओर तेजी से लाया जाए या कुंडली से दूर तेजी से ले जाया जाए तो धारामापी में उत्पन्न विक्षेप के परिमाण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि छड़ चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गति करवाई जाए तो भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये इन्होंने 5 प्रेक्षण प्राप्त किए। क्लियर? तो ये तो था बच्चों फैराडे का प्रथम प्रयोग। अब फैराडे के द्वितीय प्रयोग में इन्होंने क्या किया ये देखो आप। फैराडे का द्वितीय प्रयोग,
और द्वितीय प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक कुंडली से धारामापी जोड़कर बंद परिपथ बनाया। यह कुंडली C1 है और दूसरी कुंडली से एक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़कर दूसरा बंद परिपथ बनाया। और इसमें इस टाइप से इन्होंने धारा प्रवाहित की। यह कुंडली C2 है और इस कुंडली C2 को, ये दोनों कुंडलियों को बिल्कुल समाक्षीय बनाया और इस टाइप से बनाया कि दोनों के तल एक दूसरे के क्या रहे बच्चों, समांतर हैं। दोनों के तल एक दूसरे के समांतर हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, इस कुंडली C2 को C1 की ओर या C1 से दूर उन्होंने गति करवाई। और फिर क्या क्या उन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किए, ये फिर से अगेन देखिए आप। तो बच्चों फैराडे ने यहां से, अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और इस टाइप से चुंबकीय फ्लक्स, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इस कुंडली को भी क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला प्रेक्षण देखा, जब कुंडली C2 C1 के सापेक्ष स्थिर रहती है तो धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। सेकंड प्रेक्षण क्या देखा उन्होंने कि जब कुंडली C2 को C1 की ओर गति कराई जाती है तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तीसरा प्रेक्षण, जब कुंडली C2 को C1 से दूर ले जाया जाता है तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। पुनः विक्षेप उत्पन्न होता है लेकिन विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब कुंडली C2 को C1 की ओर या C1 से दूर तेजी से लाया या ले जाया जाता है तो इस धारामापी के विक्षेप में वृद्धि होती है। और इसी प्रकार यदि कुंडली C2 को स्थिर रखकर C1 को गति कराई जाए तो भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये बच्चों क्या था, इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने का दूसरा मेथड था, ठीक है। अब तीसरा जो प्रयोग इन्होंने किया, तृतीय प्रयोग में इन्होंने सेम सर्किट बनाया। पहले कुंडली C1 से धारामापी जोड़कर बंद परिपथ बनाया, दूसरी कुंडली से एक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़कर दूसरा परिपथ बनाया। और इन्होंने क्या किया, ये C1 कुंडली है और ये C2 कुंडली है। अब इस केस में कुंडली C1 और C2 दोनों को इन्होंने स्थिर रखा, लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब कुंजी K में डॉट लगाई जाती है अर्थात डॉट लगाकर इसके परिपथ को पूर्ण किया जाता है तो इस धारामापी में एक दिशा में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। इस धारामापी में एक दिशा में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है और कुंजी के लगी रहने पर कुछ समय बाद विक्षेप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब इस कुंजी के में से प्लग को हटाया जाता है या डॉट को हटाया जाता है तो पुनः धारामापी में क्षणिक विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इस केस में इन्होंने क्या किया, इस कुंडली से इस कुंडली में प्रवाहित धारा में चेंज करके इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया, ठीक है बच्चों। तो ये तीन प्रयोग इन्होंने फैराडे ने किए और इन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष इन्होंने देखे, इन प्रयोगों के आधार, इन प्रयोगों से देखकर उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे अपन कहते हैं फैराडे का नियम, ठीक है बच्चों। और फैराडे का नियम क्या है कि जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वो चाहे किसी भी मेथड से हो रहा हो, जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बच्चों था फैराडे का नियम। तो आगे अपन देखते हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है बच्चों? फैराडे का नियम, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है, एक ही बात है, प्रेरित होता है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मीन्स E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅b/dt। E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, d∅b/dt, या E बराबर होता है माइनस d∅b/dt। ये बच्चों फैराडे का नियम आ गया। यहां माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात ये लेंज के नियम को व्यक्त करता है। क्या कहेंगे बच्चों? यहां माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात यह लेंज के नियम को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, ये किसको व्यक्त करता है? लेंज के नियम को व्यक्त करता है। आगे देखें बच्चों, यदि फेरों की संख्या n हो तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक आएगा -n d∅b/dt। फेरों की संख्या से आप मल्टीप्लाई और कर देंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये है फैराडे का नियम। अब बच्चों यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है आपके सामने, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये आपको देखना है कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अतः जब कभी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल अवश्य प्रेरित होगा, चाहे कुंडली बंद हो या टूटी हुई हो। अगर टूटी हुई कुंडली है तो भी विद्युत वाहक बल तो अवश्य प्रेरित होगा, क्योंकि टूटी हुई कुंडली का प्रतिरोध अनंत होता है, तो प्रतिरोध पर तो ये डिपेंड करता ही नहीं है ना। इसलिए चाहे कुंडली चालक हो या कुचालक, विद्युत वाहक बल अवश्य प्रेरित होगा। जब भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल अवश्य प्रेरित होगा, क्योंकि यह कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं नोट डाल के लिख रहा हूं इसको। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अतः जब कभी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल अवश्य प्रेरित होगा। चाहे कुंडली बंद हो या टूटी हुई। क्लियर है? तो ये हुआ बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, और या फिर अभी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कि प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों पहले अपन इसमें क्या देख लेते हैं, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, अब आपको ये पता है बच्चों कि जो प्रेरित धारा I जो होगी वो किसके इक्वल होगी, E/R के इक्वल होगी, और ये बनेगा -N d∅B/dt R। लेकिन बच्चों यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि जो प्रेरित धारा है, क्या है बच्चों, प्रेरित धारा। अब ये प्रेरित धारा जो है वो कुंडली के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। इसलिए बच्चों धारा तो केवल तभी प्रेरित होगी जब कुंडली चालक हो और कुंडली बंद हो। अगर कुंडली खुली है तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा और प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसी टाइप से बच्चों आगे अपन देखते हैं, इसमें एक टर्म आती है प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। आपको पता है बच्चों I बराबर होता है dq/dt, और ये बनेगा -N/R, और ये बनेगा d∅B/dt। अब बच्चों dt से dt कैंसिल कर दो, और कुल आवेश निकालने के लिए q बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन -N/R d∅B, और कहाँ से कहाँ तक, ∅B1 से लेकर ∅B2 तक। इनको बच्चों अपन बाहर ले लेते हैं -N/R को, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ∅B आ जाएगा, और ∅B1 से ∅B2।
लिमिट हटाओ तो ये बनेगा -n/r और ये बनेगा 5v2 -5v1। माइनस से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रेरित आवेश का फाइनल फॉर्मूला आ गया और ये आ गया n/r 5v1 -5v2। ये प्रेरित आवेश आ गया। बच्चों ये जो आर्टिकल प्रेरित आवेश वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और यहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों अपने सामने आए हैं। पहली बात कि प्रेरित आवेश भी कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, इसलिए अगर कुंडली बंद होगी तो ही आवेश प्रेरित होगा, अन्यथा आवेश प्रेरित नहीं होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों कि प्रेरित आवेश जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल समय अंतराल पे डिपेंड कर रहा है, प्रेरित धारा समय अंतराल पे डिपेंड कर रही है, लेकिन प्रेरित आवेश का मान केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करेगा। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने समय अंतराल पे हो रहा है। जबकि बच्चों क्या करता है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही देगा एक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, इसका प्रतिरोध इतना है, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतने मिली सेकेंड में इतने से घटकर इतना हो जाता है, तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। यानी आपको समय अंतराल कंफ्यूज करने के लिए जरूर देगा। तो इस प्रकार के जो डाटा होते हैं बच्चों सुपरफ्लस डेटा होते हैं, मतलब कुल मिला के जबकि ये प्रेरित आवेश समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता, तो बच्चों ये बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेरित आवेश केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समय अंतराल पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में अपन बच्चों देखेंगे कि इस फैराडे के नियम पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे।